नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का। इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्ल्ड एड्स डे के बारे में। हम देखेंगे एचआईवी और एड्स के बीच में क्या डिफरेंस है, भारत में एड्स का क्या सिनेरियो है, कितने पेशेंट्स हैं एचआईवी और एड्स के, सबसे ज़्यादा एड्स के पेशेंट्स भारत में कौन सी स्टेट में पाए जाते हैं, और फिर भारत में एचआईवी एड्स को कंट्रोल करने के लिए कौन कौन से प्रोग्राम चले हैं। सारी चीज़ों को होलिस्टिकली विस्तार से कवर करने वाले हैं। काफ़ी नई चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। चैनल में हो तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरमेंट, इकोलॉजी के तमाम वीडियोस के लिए एक बार हमारी प्लेस को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेस और कंट्री की बाकी वीडियोस को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। इससे समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करेगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, वर्ल्ड एड्स डे ये हर साल 1 दिसंबर को पूरी दुनिया में मनाया जाता है। ये डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। एग्जामिनेशन में सीधे सवाल बन सकता है कि बताइए वर्ल्ड एड्स डे निम्नलिखित में से कौन सी तारीख को मनाया जाता है। तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड एड्स डे। अभी ये डेडिकेटेड है एचआईवी और एड्स से रिलेटेड अवेयरनेस को रेज करने के लिए, जनता के बीच में, लोगों के बीच में एचआईवी और एड्स की जो बीमारी है इसके लिए अवेयरनेस फैलाने के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है, ताकि हम अपनी सपोर्ट दिखा सकें उन लोगों को जो इस वायरस के साथ अपना जीवन जी रहे हैं, यानी कि जो एचआईवी एड्स के पेशेंट हैं। और इसके साथ साथ उन लोगों को कोमेमोरेट किया जाए, उनको याद किया जाए जिन्होंने अपना जीवन एड्स रिलेटेड इलनेस में गंवाया है, जिनकी एड्स की वजह से मृत्यु हुई है। इसको WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 1988 में इस्टेब्लिश किया था। अब आपके लिए सवाल है, बताइए कमेंट बॉक्स में WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। राइट आंसर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और आप में से राइट आंसर जो भी कमेंट बॉक्स में लिखेगा उसका कमेंट मैं पिन कर दूंगा। तो इसलिए इसका जवाब आपने ज़रूर देना है, लेकिन देखना नहीं या इंटरनेट में गूगल करके नहीं। अगर याद है तो आपने इसका हेडक्वार्टर लिखना है कमेंट बॉक्स में कि WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। इसको 1988 में इस्टेब्लिश किया गया था। अब ये जो दिन है ये क्रूशल रिमाइंडर है कि जो स्टिग्मा है एचआईवी एड्स के साथ जुड़ा हुआ, उसके खिलाफ हम यूनाइट हों, हम एक हों। अब देखिए, यहाँ पे प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट और सपोर्ट के लिए एडवोकेट किया जाता है। ये जो दिन है वर्ल्ड एड्स डे, इस दिन हम एचआईवी और एड्स के खिलाफ ट्रीटमेंट, सपोर्ट और प्रिवेंशन इसे एडवोकेट करते हैं। वर्ल्ड एड्स डे 2024 की बात करें तो इसकी थीम है टेक द राइट पाथ, माई हेल्थ माई राइट। ये इस साल की थीम है। हर डे का, जब भी कोई डे आता है तो वहाँ पे 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। पहली आती है डेट, कि ये जो दिन है ये कब मनाया जाता है। जैसे वर्ल्ड एड्स डे है तो कब मनाया जाता है, 1 दिसंबर। फिर आती है थीम, कि 2024 की थीम क्या थी, या फिर जिस भी ईयर में आप देख रहे हो उस साल उसकी थीम क्या है। जितने भी डेज़ मैंने कवर कराए हैं, मेरी अलग प्लेलिस्ट है इंपॉर्टेंट डेज़, वहाँ पे आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट डेज़ के ऊपर वीडियोस मिल जाएंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट डेज़ को मैंने विस्तार से कवर कराया है, वहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हैं। तो हर डे में मैं आपको यही बताता हूँ कि आपने इसकी जो थीम है वो, जब भी आप इसको देख रहे हो, अगर आप इसको 4-5 साल बाद भी देख रहे हो तो भी बाकी जो भी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा ये सारी तो स्टैटिक हैं, ठीक है। कि एचआईवी एड्स क्या है, इससे क्या नुकसान है, क्या क्या इसके सिम्टम्स हैं, हम आगे देखेंगे। एचआईवी और एड्स में फ़र्क क्या है, और इंडिया का क्या आंकड़ा है। तो मोटा मोटा जो चीज़ें हैं ना वो स्टैटिक ही रहेंगी, कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं आएंगे समय के साथ। समय के साथ जो चेंजेस आएंगे वो किस में आएंगे, वो थीम में आएंगे, क्योंकि हर साल नई थीम होगी। तो जब भी मैं आपको कोई भी डे कवर कराता हूँ तो मैं आपको बोलता हूँ कि आपने थीम के साथ अपडेट रहना है, बाकी सब चीज़ें स्टैटिक हैं। तो 2024 की थीम क्या है, टेक द राइट पाथ, माई हेल्थ माई राइट। अगर आप इसको बाद में देख रहे हो तो आपने उस साल की जो थीम होगी उसको आपने ध्यान में देना है। अब ये जो दिन है ये एम्फेसाइज करता है हेल्थ की इम्पोर्टेंस को, जो कि एक फंडामेंटल ह्यूमन राइट है। और यहाँ पे ग्लोबल सॉलिडेरिटी की, भाईचारे की बात होती है, और एक्शन की बात होती है, और अवेयरनेस फैलाने की बात होती है एचआईवी और एड्स से रिलेटेड। अब देखिए, यहाँ पे जो पब्लिक है, जो आम जनता है, उसको एजुकेट करने की ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी देता है। किससे रिलेटेड एजुकेट करने की, एचआईवी एड्स से रिलेटेड, कि कैसे एचआईवी एड्स फैलती है और कैसे इससे बचा जा सकता है। तो मुख्यतः ये जब फिजिकल रिलेशंस बनाए जाते हैं, या फिर हॉस्पिटल्स वगैरह में अगर किसी पेशेंट की नीडल है और उसी नीडल का यूज़ कर लिया जाता है, तो इन्हीं कुछ कारणों से ये फैलती है। तो इसलिए आपने अपने पार्टनर के साथ यहाँ वहाँ
मतलब फिजिकल रिलेशंस नहीं बनाने हैं, और अगर इन केस बनाने भी हों तो फिर आप कंट्रासेप्टिव्स का यूज़ कर सकते हो, है ना, कॉन्डम्स एंड ऑल, इन सब का यूज़ करें। बाकी जब भी हॉस्पिटल में या किसी लैब में ब्लड टेस्ट के लिए जाएं तो वहाँ पे काफ़ी निगरानी रखी जानी चाहिए जो नीडल्स का यूज़ हो रहा है, कि कहीं पे यूज्ड नीडल्स का यूज़ ना हो जाए। क्योंकि यहाँ पे अभी कुछ समय पहले खबर आई थी कि एक छोटे से बच्चे को HIV हो गया, क्योंकि जिस हॉस्पिटल में वो गया था वहाँ पे किसी एड्स के पेशेंट का जो नीडल है उसी को उस बच्चे के ऊपर यूज़ कर दिया, तो इसलिए उसमें भी HIV फैल गया। तो जब भी आप किसी हॉस्पिटल में जाएं तो वहाँ पे इस बात का ध्यान रखना है, चाहे आप खुद गए हों या फिर आप किसी और के साथ गए हों, फैमिली मेम्बर या कोई भी, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि वहाँ पे यूज्ड नीडल का यूज़ ना हो। जो नीडल या जो सिरिंज यूज़ होनी है वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, पैकेट के अंदर होनी चाहिए, पैकेट से खोल के आपके सामने वो लगाएं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखना। और बाकी अगर कहीं फिजिकल इंटरकोर्स वगैरह करना है तो वहाँ पर फिर आपने अच्छे से जो कंट्रासेप्टिव्स होते हैं उनका यूज़ करना है। हालांकि वैसे तो करनी ही नहीं चाहिए ये सब चीज़ें बाहर, लेकिन अगर फिर भी कोई करना चाहे तो फिर भैया प्रिकॉशंस लेने ज़रूरी हैं। तो यहाँ पे इन सब चीज़ों के लिए लोगों को जागरूक करना, एजुकेट करना और एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी को फोस्टर करना, ताकि ये जो एपिडेमिक है इसको हम कम्बैट कर सकें। यहाँ पे कम्युनिटीज़ को इनकरेज किया जाता है कि जो इस बीमारी के साथ जी रहे हैं या जो अफेक्टेड हैं, जो पेशेंट हैं, उनके जो राइट्स हैं उनके लिए एडवोकेट करने की बात होती है। यहाँ पे कम्युनिटीज़ को इनकरेज किया जाता है कि भाई उनके भी अधिकार हैं, उनको एडवोकेट किया जाए, और यहाँ जो भी इस प्रकार के पेशेंट्स हैं उनके साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो, उनके साथ कोई स्टिग्मा जो है वो ना हो, उसको रिड्यूस किया जाए और उन्हें अच्छी हेल्थ केयर जो है उसकी एक्सेस प्रोवाइड की जाए, इंश्योर किया जाए। तो यहाँ पे फोकस यही होता है कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी को फोस्टर किया जाए कम्युनिटीज़ के बीच में, और कम्युनिटीज़ को एजुकेट किया जाए। और यहाँ पे फंडामेंटल ह्यूमन राइट जो है उसकी बात भी होती है कि हेल्थ एज अ फंडामेंटल ह्यूमन राइट मिलना चाहिए इस प्रकार के पेशेंट्स को। तो अब हम बात करते हैं कि एड्स होती क्या है। देखिए, एड्स की फुल फॉर्म होती है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इससे सवाल बन सकता है, सीधे फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है, HIV की भी एड्स की भी। HIV की हम आगे देखेंगे, एड्स की है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। अब ये होता क्या है, ये HIV इन्फेक्शन की फाइनल स्टेज होती है। तो किसी भी एक व्यक्ति में सबसे पहले HIV वायरस आता है, फिर उसकी जो फाइनल स्टेज है वो होती है एड्स यानी एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या बात हो रही है, इम्यूनो डेफिशिएंसी। इम्यूनो से क्या आ गया आपके पास, इम्यून सिस्टम, और डेफिशिएंसी यानी कि कमी। तो यहाँ पे जो इम्यून सिस्टम है उसमें कमी हो रही है। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो इम्यून सिस्टम है वो वीकन हो रहा है, वो वीक पड़ रहा है। तो बेसिकली इस बीमारी में जो इम्यून सिस्टम होता है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है। तो इम्यून सिस्टम वीक हो जाने का मतलब यही है कि फिर छोटी मोटी बीमारियाँ जो हमारे बॉडी में जिसकी प्रतिरोधक क्षमता होती है ना, इम्यूनिटी होती है ना, हमारे पास इम्यूनिटी है। न जाने दिन में हम जहाँ भी जाते हैं, कहीं पे हाथ लग रहे हैं, कहीं पे अच्छी सांस है, कहीं पे गंदी सांस है, न जाने कितने बैक्टीरिया वायरस हमारे अंदर आते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर बैक्टीरिया वायरस हमें बीमार कर देता है। क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी की अपनी प्रतिरोधक क्षमता होती है, जिसको इम्यूनिटी बोलते हैं, हिंदी में आ गया प्रतिरोधक क्षमता। तो इसलिए हमारा बॉडी का सिस्टम जो है उसकी प्रतिरोधक क्षमता होती है, जिसके वजह से ज़रूरी नहीं है कि छोटा सा कोई एवं कोई बैक्टीरिया वायरस आ गया और हम बीमार पड़ गए। लेकिन अब जब इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा तो इससे क्या होगा, छोटी मोटी बीमारियां भी जल्दी लग जाती हैं। तो इस प्रकार का व्यक्ति फिर बीमार ही रहता है और फिर पता नहीं चलता है कब कौन सी बीमारी आ गई और कौन सी बीमारी की वजह से ये व्यक्ति जो है ये मर गया। तो इसलिए इस प्रकार का व्यक्ति जिसे एड्स की बीमारी है वो काफ़ी वनरेबल हो जाता है लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शंस के लिए और कैंसर जैसी बीमारियों के लिए। तो अब HIV की जो फाइनल स्टेज होती है वो होता है एड्स। तो फिर हम देखते हैं HIV क्या है। अब इसकी फुल फॉर्म भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने एड्स की देखी, एड्स की हमने क्या देखी, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। यहाँ पे 2 कीवर्ड्स हैं, इम्यूनो डेफिशिएंसी, इम्यूनिटी की डेफिशिएंसी यानी इम्यूनिटी वीक हो जाती है, प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। अब ये फाइनल स्टेज है HIV की। तो HIV की फुल फॉर्म होती है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। तो यहाँ पे फ़र्क क्या आया एड्स में और HIV में। एड्स में यहाँ पे एक्वायर है, यहाँ पे सिंड्रोम है,
और HIV में यहाँ पे ह्यूमन है, यहाँ पे वायरस है, बाकी इम्यूनो डेफिशिएंसी तो सेम ही है। तो HIV जो है वो इम्यूनिटी की डेफिशिएंसी करता है, इम्यूनो डेफिशिएंसी। तो HIV ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। अब ये वायरस है जो कि एड्स को कॉज करता है। मैंने आपको बताया इस वायरस की फाइनल जो स्टेज है वो एड्स है। तो ये वायरस है जो एड्स को कॉज करता है। कैसे कॉज करता है? ये इम्यून सिस्टम को अटैक करता है। अब इम्यून सिस्टम में भी स्पेसिफिकली जो CD4 सेल्स होते हैं, जिनको T सेल्स भी बोला जाता है, ये होते हैं CD4 सेल्स, इनको T सेल्स बोला जाता है। ये इम्यून सिस्टम के सेल्स होते हैं, B सेल्स, T सेल्स। तो अब ये जो T सेल्स होते हैं ये अटैक होते हैं HIV के द्वारा। तो HIV क्या करता है? ये इम्यून सिस्टम को अटैक करता है, स्पेसिफिकली CD4 सेल्स, जिनको T सेल्स भी बोलते हैं। और ये जो T सेल्स होते हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि यही T सेल्स हैं जो इन्फेक्शंस के साथ फाइट करते हैं। जब भी कोई फॉरेन जो पैथोजन होता है ना, पैथोजन होता है जो हमारे शरीर में जो बाहर का कोई भी पैथोजन जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, उसके साथ ये T सेल्स लड़ते हैं। तो पैथोजन के साथ T सेल लड़ेंगे, ये पैथोजन के द्वारा जो भी इन्फेक्शन होगी उसके साथ T सेल लड़ते हैं। अब जब HIV में ये आपके पास T सेल्स हैं, CD4 सेल्स, ये अटैक किए जा रहे हैं, तो फिर उसके वजह से क्या होगा? ये डिस्ट्रॉय होते जाएंगे, T सेल्स कम होते जाएंगे। T सेल्स के कम होने का सीधा सीधा मतलब है इम्यूनिटी आपकी वीक होती जाएगी। अब ये सीधा सवाल बन सकता है कि बताइए HIV इन्फेक्शन में निम्नलिखित में से कौन से सेल्स स्पेसिफिकली अटैक होते हैं? तो यहाँ पे T सेल्स आएगा या फिर CD4 सेल्स आएगा। तो ये आपने ध्यान रखना है, T सेल्स को ही CD4 सेल्स बोलते हैं। तो यहाँ पे ये T सेल्स या CD4 सेल्स हैं जो स्पेसिफिकली अटैक होते हैं, और ये सेल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि यही इन्फेक्शन के साथ फाइट करते हैं। अब हम मुख्यतः बात करते हैं कि HIV और एड्स में फ़र्क क्या है। यहाँ पे आ गया HIV, ये आ गया एड्स, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देखिए HIV क्या है? ये एक वायरस है जो कि इम्यून सिस्टम को इन्फेक्ट करता है। ये मैंने आपको पहले भी कहा, इम्यून सिस्टम में भी स्पेसिफिकली ये CD4 सेल्स, जिनको हम T सेल्स भी बोलते हैं, ये उन्हें इन्फेक्ट करता है। दूसरी तरफ एड्स जो है ये HIV इन्फेक्शन की ही एडवांस्ड स्टेज है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये HIV इन्फेक्शन की एडवांस्ड स्टेज है। फिर HIV जो है इसको एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी ART, ये इम्पॉर्टेंट है कि इसको ART के माध्यम से, एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी के माध्यम से कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन जो एड्स है ये तब होती है जब HIV इम्यून सिस्टम को सीवरली डैमेज कर चुका होता है। सीवरली का मतलब होता है काफ़ी खतरनाक तरीके से। किस तरीके से? काफ़ी खतरनाक तरीके से। तो एड्स उस स्टेज को बोलते हैं जब HIV ने इम्यून सिस्टम जो है उसको काफ़ी सीवरली डैमेज कर दिया है। तो इसलिए यहाँ पे इसको कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल होता है। फिर आता है कि हर एक व्यक्ति जिसे HIV है, ज़रूरी नहीं है कि वो एड्स डेवलप करे, यानी ज़रूरी नहीं है कि HIV अपनी फाइनल स्टेज तक पहुँचे। अब मैंने आपको बताया कि इसे ART, इस थेरेपी से कंट्रोल किया जा सकता है। तो इसलिए अगर पहले पता चल गया तो हो सकता है उसको अच्छे से कंट्रोल कर लें। तो इसलिए ज़रूरी नहीं है कि हर व्यक्ति जिसके पास HIV है, जिसकी बॉडी में, वो एड्स को भी डेवलप करे। हालांकि एड्स जो है ये वो कंडीशन है जो कि तब अराइज होती है जब काफ़ी समय तक प्रोलॉन्ग्ड HIV अनट्रीटेड रहता है। तो मैंने कहा ना ये फाइनल स्टेज है। तो जब फाइनल स्टेज है तो जहाँ पे एड्स है वहाँ पे HIV तो होगी ही होगी, लेकिन जहाँ HIV है वहाँ ज़रूरी नहीं है एड्स भी हो, लेकिन जहाँ एड्स है वहाँ HIV होगी ही होगी। क्यों? क्योंकि ये वो कंडीशन आती है जब HIV प्रोलॉन्ग्ड, काफ़ी ज़्यादा समय के लिए अनट्रीटेड रहे। तो ये है मुख्यतः 2-3 जो फ़र्क हैं HIV और एड्स में। अब हम भारत में HIV एड्स के केस अगर देखें तो भारत वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट HIV एपिडेमिक माना जाता है। तो भारत में काफ़ी ज़्यादा HIV एड्स के पेशेंट हैं। वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट HIV एपिडेमिक हमारा भारत है। अप्रॉक्सीमेटली हमारे भारत में 2.4 मिलियन ऐसे लोग हैं जो HIV के साथ जीवन जी रहे हैं, यानी जिनको HIV जैसी इतनी खतरनाक बीमारी है।
अब अगर हम बात करें कि भारत में वो कौन सी स्टेट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा हाईएस्ट HIV के केसेस हैं, तो वो है मिज़ोरम। हालांकि ये बहुत ही छोटा सा स्टेट है हमारे नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट के जो 7 सिस्टर स्टेट्स हैं उनमें से एक आता है मिज़ोरम। इसकी कैपिटल क्या है आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। इसका राइट आंसर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और आप में से कोई भी व्यक्ति अगर इसका राइट आंसर देता है तो उसका जो आंसर होगा उसको मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। तो इसलिए आपने इसका जवाब ज़रूर देना है, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। मैं आपको हिंट दे देता हूँ कि इसकी जो कैपिटल है उसका नाम ए से शुरू होता है। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि मिज़ोरम की कैपिटल क्या है। अब देखिए, मिज़ोरम में हाईएस्ट प्रेवलेंस है HIV की हमारे भारत में। इसके बाद आता है मणिपुर एंड नागालैंड। मणिपुर में अभी काफ़ी ज़्यादा वायलेंस भी हो रही है। मणिपुर में वायलेंस क्यों हो रही है, कुकीज़ और मैतीस के बीच में, इस पूरे के पूरे टॉपिक को मैंने अच्छे से अलग वीडियो में कवर किया है। काफ़ी समय से खबरों में भी है, आपके एग्जामिनेशन के लिए भी इम्पोर्टेंट है। और मणिपुर हमारे भारत का एक काफ़ी अहम हिस्सा है। यहाँ पे काफ़ी समय से इस प्रकार की लड़ाई दो कम्युनिटीज़ के बीच में हो रही है। तो एज एन इंडियन भी आपको पता होना चाहिए, और एग्जामिनेशन के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही। तो उसको जरूर देखेगा, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। फिर आता है नागालैंड। नागालैंड जो है ये जाना जाता है अपनी नागा ट्राइब्स के लिए, और यहाँ पर एक काफ़ी फेमस हॉर्नबिल फेस्टिवल भी होता है। फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया सीरीज़ में मैंने हॉर्नबिल फेस्टिवल को अच्छे से कवर किया है, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये तीनों स्टेट्स टॉप 3 स्टेट्स जहाँ पे हाईएस्ट HIV के केसेस पाए जाते हैं हमारे भारत में, ये तीनों नॉर्थ ईस्ट में आती हैं। नॉर्थ ईस्ट की 7 सिस्टर स्टेट्स में आती हैं। कौन कौन सी स्टेट्स हैं 7 सिस्टर्स में? असम, अरुणाचल, मणिपुर, नागालैंड, मिज़ोरम, त्रिपुरा, मेघालय। ये 7 सिस्टर स्टेट्स आती हैं हमारे नॉर्थ ईस्ट में, और उसमें से ये 3 स्टेट्स हैं मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, जहाँ पे सबसे ज़्यादा हाईएस्ट HIV के केसेस देखने को मिलते हैं। सबसे पहले नंबर पर आता है मिज़ोरम, फॉलोड बाय मणिपुर एंड नागालैंड। तो ये काफ़ी कंसर्निंग भी है। तो वहाँ पे जो भी हमारी गवर्नमेंट्स हैं या वहाँ की जो जनता है, अगर आप में से कोई नॉर्थ ईस्ट से देख रहा हो, तो वहाँ पे अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि इस प्रकार की जैसे फिजिकल वगैरह अगर कुछ करना है तो कॉन्ट्रासेप्टिव्स का यूज़ करें, और नीडल्स वगैरह के ऊपर ध्यान दें, और बाकी लोगों में अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं। अब देखिए, UN एड्स ग्लोबल एड्स की अपडेट के मुताबिक हमारे भारत ने पिछले कुछ सालों से सिग्निफिकेंटली रिड्यूस किया है नए HIV की इन्फेक्शंस का नंबर और एड्स रिलेटेड डेथ पिछले कुछ सालों में। कैसे? टारगेटेड इंटरवेंशंस करके। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है कि पिछले कुछ समय में हमारे भारत ने सिग्निफिकेंटली नए HIV इन्फेक्शंस को भी रिड्यूस किया है, और एड्स रिलेटेड जो डेथ्स होती हैं उसे भी काफ़ी हद तक रिड्यूस किया है। अब कितना रिड्यूस किया है? 2021 में भारत ने एस्टिमेटेड 62.97 थाउजेंड नए इन्फेक्शंस HIV के देखे थे, और 2010 के कंपैरिजन में ये 46.3% का डिक्लाइन है। तो ये काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन है, और ये हमारी प्रोग्रेस बताती है। उसी प्रकार से डेथ की बात करें तो 2021 में भारत में एस्टिमेटेड 41.97 थाउजेंड एड्स रिलेटेड डेथ्स हुई थी, और अगर 2010 से कंपैरिजन करें तो ये 76.5% का डिक्लाइन है। तो यहाँ पे हमें ये डिक्लाइन 2010 के कंपैरिजन में 2021 में देखने को मिला, जो कि ये बताता है कि टारगेटेड इंटरवेंशंस की मदद से हमारे भारत ने नए HIV के इन्फेक्शंस और एड रिलेटेड डेथ्स, इन दोनों का नंबर काफ़ी हद तक कम किया है। टॉप 3 स्टेट्स जहां पे हाईएस्ट डिक्लाइन देखने को मिला है 2010 से 2021 में नई इन्फेक्शंस में, उसमें सबसे पहले हिमाचल प्रदेश आता है, फिर तमिलनाडु आता है, और फिर तेलंगाना आता है। ये 3 ऐसी स्टेट्स हैं जहां पे हाईएस्ट डिक्लाइन हमें देखने को मिला है नई इन्फेक्शंस में 2010 से 2021 के बीच में। अब HIV एड्स कंट्रोल प्रोग्राम की बात करें, कौन कौन से प्रोग्राम चलाए गए इसको कंट्रोल करने के लिए हमारे भारत में, तो देखिए भारत ने काफ़ी रोबस्ट पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट किया है HIV एड्स को कम्बैट करने के लिए अंडर नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके तहत हमारे भारत ने काफ़ी रोबस्ट पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट किया है HIV एड्स को कम्बैट करने के लिए। सबसे पहले नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम आता है NACP। इसका एम है कि नई इन्फेक्शंस को रिड्यूस किया जाए और सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन की प्रैक्टिसेस को इंश्योर किया जाए, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि कई ऐसे इन्फेक्शंस भी हैं जो किसी बीमार पेशेंट का ब्लड
ट्रांसफ्यूजन करके ही बाकी जो स्वस्थ लोग हैं उनके बीच में पहुंच जाती है, या कोई यूज्ड नीडल का यूज़ करके ही जो बीमारी है वो आगे बढ़ जाती है। तो यहाँ पे सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन प्रैक्टिसेस को इंश्योर करके, और मैंने आपको बताया कि HIV की इन्फेक्शन को कंट्रोल किया जा सकता है कैसे, एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी ART दे के। तो यहाँ पे फ्री एंटी रिट्रोवायरल थेरेपीज भी दी गई इसी प्रोग्राम के तहत, ताकि हम HIV इन्फेक्शन को कंट्रोल कर सकें। फिर अवेयरनेस कैंपेन्स, सबसे इम्पॉर्टेंट अवेयरनेस ही है। तो यहाँ पर नेशन वाइड इनिशिएटिव शुरू किए गए ताकि HIV की प्रिवेंशन के लिए लोगों को एजुकेट किया जा सके कि कैसे इसकी प्रिवेंशन होगी, कैसे इसकी टेस्टिंग होगी और कैसे इसकी ट्रीटमेंट होगी। टारगेटेड इंटरवेंशन, जो कि एक बहुत बड़ा रीज़न है हमारे भारत में HIV की नई इन्फेक्शंस के नंबर के कम होने का और एड्स रिलेटेड डेथ के नंबर के भी कम होने का। तो यहाँ पे हाई रिस्क ग्रुप्स जो हैं, जैसे कि सेक्स वर्कर्स हैं या इंजेक्टिंग ड्रग यूजर्स हैं, कई ऐसे होते हैं जो ड्रग्स को सिरिंजेस के माध्यम से इंजेक्ट करते हैं। अभी मैंने आपको कल ही क्रिस्टल मेथ के बारे में बताया है, क्रिस्टल मेथ के ऊपर मैंने वीडियो बनाई है, क्योंकि अभी हाल ही में हमारी इंडियन नेवी ने श्रीलंकन नेवी के साथ मिलके 500 kg का क्रिस्टल मेथ जो है उसको पकड़ा है, सीज किया है। तो इसे मैंने अच्छे से कवर कराया है कि क्रिस्टल मेथ क्या होता है और ये क्यों इतना ज़्यादा यूज़ किया जाता है, क्या कारण है कि इतना सस्ता होता है। तो इसको जरूर देखिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अभी पिछले कल ही मैंने कवर कराया था, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो जो सेक्स वर्कर्स हैं या फिर जो ऐसे नशा करने वाले लोग हैं जो कि सिरिंजेस के माध्यम से ड्रग्स को इंजेक्ट करते हैं, या फिर जो ट्रांसजेंडर इंडिविजुअल्स हैं, ये सारे हाई रिस्क ग्रुप्स माने जाते हैं। इन लोगों के बीच में ज़्यादा इन्फेक्शन ये बढ़ सकती है, तो इसलिए इनके ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है। फिर आता है HCTS, दैट इज़ HIV काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सर्विसेज। अब यहाँ पे अर्ली डिटेक्शन की बात होती है, क्योंकि अर्ली डिटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्ली डिटेक्शन को यहाँ प्रमोट किया जाता है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि HIV की जो प्रोलॉन्ग्ड इलनेस है वही कॉज करती है एड्स को, ठीक है। तो HIV को कंट्रोल करना इजी है, एड्स को नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे अर्ली डिटेक्शन को प्रमोट किया जाता है, और यहाँ पे मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन को भी प्रिवेंट किया जाता है। तो मदर के पूरे टेस्ट होते हैं ताकि अगर उसे इस प्रकार की कोई बीमारी है तो वो बच्चे तक ना पहुँचे। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है HCTS, HIV काउंसलिंग और टेस्टिंग सर्विसेज के अंडर। फिर आता है HIV एंड एड्स प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट 2017। अभी ये एक लॉ है जिसका एम है कि जो इंडिविजुअल्स हैं जिन्हें भी HIV की बीमारी है, उनके जो राइट्स हैं एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, जो उन्हें राइट्स मिले हैं जैसे कि बाकी सारे इंडियन सिटीजन्स के पास राइट्स हैं, उन सारे राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए उन सारे इंडिविजुअल्स में जो कि HIV के साथ जी रहे हैं, जिन्हें HIV की बीमारी है। तो यहाँ पे एजुकेशन में, हेल्थ केयर सेक्टर में और एम्प्लॉयमेंट में किसी भी प्रकार की डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ नहीं होनी चाहिए। ये इस कानून का एम है। और डिस्क्रिमिनेशन का मतलब इसलिए भी नहीं बनता है क्योंकि अगर मान लो ये एक व्यक्ति है और इसे HIV है, तो ये कोई कम्युनिकेबल डिजीज़ तो है नहीं कि छूने मात्र भर से आपको बीमारी हो जाएगी। इसमें तो जैसे मैंने बताया कि उसका जो ब्लड है वो आपकी बॉडी में नहीं आना चाहिए किसी प्रकार से, और कोई भी फिजिकल या इस प्रकार की जो चीज़ें हैं वो नहीं करनी चाहिए। तो बाकी तो सब ठीक है, कोई कम्युनिकेबल डिजीज़ नहीं है, तो इसलिए ऐसा जो व्यक्ति है इसकी थोड़ी मदद करनी चाहिए, इसको थोड़ा बूस्ट करना चाहिए, और इसके साथ किसी भी प्रकार की जो डिस्क्रिमिनेशन है वो नहीं होनी चाहिए। मगर एक चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए, अब मुझे नहीं पता ये बात मुझे बोलनी चाहिए कि नहीं, लेकिन मैं आपको वैसे बता रहा हूँ क्योंकि एक दो बार मैंने ऐसे खबरें कहीं देखी थी, तो इसलिए मुझे लगा कि अब मैं आपको टॉपिक कवर करा रहा हूँ तो ये चीज़ भी बता देता हूँ। कई बार क्या करते हैं, जैसे अगर आपने कहीं पे भीड़ में अगर जाना है तो बड़ा सतर्क रह के जाना पड़ता है। मैंने ऐसी एक दो वीडियोज़ सोशल मीडिया में देखी हैं कि एक बड़ी बूढ़ी सी महिला थी, वो क्या कर रही थी, एक जवान महिला कहीं बैंक में या कहीं पे खड़ी थी, तो उसे वो नीडल्स चुभा रही थी। अभी मुझे नहीं पता कि वो नीडल्स क्यों चुभा रही थी, मतलब वो एक ऐसी ही वीडियो बनाई गई थी या फिर वो, क्योंकि वो वैसे CCTV में खींची थी वीडियो, है ना, वो CCTV की वीडियो थी। तो वहाँ पर एक बड़ी बुढ़ी सी औरत थी जो कि एक जवान लड़की को पिन चुभा रही थी, ऐसे वो पिन्ने होते हैं ना छोटी, उसको चुभा रही थी। तो इसलिए जब भी आप किसी भी भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाएं तो वहाँ पे बड़े सतर्क रहें। तो इस प्रकार की चीज़ें वैसे भी फैलाई जा सकती हैं, तो इसलिए बहुत ही सतर्क रहने की आवश्यकता है। अब यहाँ पे UNAIDS की बात मैंने पहले भी कही, UNAIDS एक ग्लोबल एफर्ट को लीड कर रहा है ताकि एड्स को ख़त्म किया जा सके एज अ पब्लिक हेल्थ थ्रेट
कब तक, 2030 तक। तो अब यहाँ पे ध्यान रखना है, आपसे पूछा जा सकता है कि यूएन एड्स का क्या एम है, किस साल तक वो एड्स को एज अ पब्लिक हेल्थ थ्रेट ख़त्म करना चाहता है। तो ये 2030 इसका आंसर है। अब ये कैसे होगा, अवेयरनेस इनिशिएटिव्स को बढ़ा के, ट्रीटमेंट करके और प्रिवेंशन को प्रमोट करके। तो ये है दोस्तों इस लेक्चर का एनालिसिस। यहाँ पे हमने वर्ल्ड एड्स डे से रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को कवर कर लिया है, जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपके एग्जामिनेशन के लिए ज़रूरी थे। और इसके साथ साथ हमने भारत में क्या सिनेरियो है HIV एड्स का, उसको भी हमने देख लिया, कंट्रोल प्रोग्राम्स भी देख लिए हैं, थीम भी इस साल की देख ली है। अगर आप बाद में देख रहे हो तो मैंने आपको पहले बताया है कि थीम के साथ अपने अपडेट रहना है। बाकी मैंने जिन भी लेक्चर्स के बारे में आपको बताया उन सारों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, इसलिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक करिएगा। मैंने आपसे 2 सवाल भी पूछे हैं, उन दोनों के आंसर्स कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। जो भी राइट आंसर देगा उसका आंसर मैं पिन कर दूंगा, तो इसलिए आपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। राइट आंसर मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। तो ये था लेक्चर का एनालिसिस। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजी के तमाम वीडियोस के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट करंट अफेयर की बाकी वीडियोस को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। इसे समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। जीके करंट अफेयर, जीके टिप्स ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि किसी वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।